इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस के क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी के लिए तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई क्या है। प्रेशर की एसआई इकाई क्या है। न्यूटन है, पास्कल है, वाट है या जूल है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दबाव की जो एसआई इकाई है वह पास्कल है। पास्कल है। दबाव बराबर क्या होता, क्या आपसे पूछ ले सकता है एग्जाम में। तो दबाव बराबर जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल होता है दबाव बराबर, या दाब बराबर। इसका सही मात्रक जो हो जाता है पास्कल होता है। एक पास्कल बराबर जो होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, नीला थोथा किसे कहा जाता है। नीला थोथा किसे कहा जाता है। तो नीला थोथा जो कहा जाता है वह कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 इंटू 5S2O। 5S2O इसका जो रासायनिक सूत्र होता है। यह एक नीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग कीटनाशक, फफूंदीनाशक, विद्युत अपघटन और प्रयोगशाला परीक्षणों में किया जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है। इसका रंग हाइड्रोड अवस्था में नीला हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। आपसे पूछा है, यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। 13.3 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 40 किलोग्राम या 0 किलोग्राम। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 किलोग्राम होगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है और यह सर्वाधिक होता है। द्रव्यमान किसी भी स्थान, पृथ्वी, चंद्रमा या अंतरिक्ष पर समान रहता है। भार में परिवर्तन होता है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो इसलिए हो जाता है द्रव्यमान सार्वत्रिक होता है, वह स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 80 किलोग्राम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है। ध्वनि का संचरण जो होता है वह किस में नहीं होता है। ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। तो ध्वनि का संचरण जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस में होता है, परंतु निर्वात में नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया सबसे कम ताप पर होती है। कौन सी रासायनिक प्रक्रिया जो है वह सबसे कम ताप पर होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम क्रिया जो है या जो है सबसे कम ताप पर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लैक्टिक अम्ल में कुल कितने कार्बन परमाणु होते हैं। लैक्टिक अम्ल में कुल कितने परमाणु कार्बन होते हैं, यह आपसे पूछा है। तो लैक्टिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C3H6O3। यह इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। तो इसमें कार्बनों की संख्या जो है वह 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो इसमें पूछा है कार्बन परमाणु कितने होते हैं। तो कार्बन परमाणु जो होते हैं वह 3 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ऑर्गेनिक अम्ल है जो शरीर में ग्लूकोज के अपचयन के दौरान उत्पन्न होता है। मांसपेशियों में थकान के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस अवस्था में पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। आपसे पूछा है किस अवस्था में पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध जो है वह कम हो जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धचालक। अर्धचालक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग होती है। आपसे पूछा है द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइल्स का प्रयोग किया जाता है। द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए
पाइज का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम 235 का विखंडन किस कण के उत्सर्जन से होता है। आपसे पूछा है रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम 235 का विखंडन किस कण के उत्सर्जन से होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक बंद बॉक्स में रखा गर्म पदार्थ धीरे धीरे ठंडा क्यों होता है। एक बंद बॉक्स में रखा पदार्थ धीरे धीरे ठंडा क्यों हो जाता है। विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा या अपवर्तन द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विकिरण द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम किस अवस्था में सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपसे पूछा है कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम किस अवस्था में सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज या एनाफेज। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम जो होता है वह सबसे स्पष्ट दिखाई देता है कोशिका विभाजन के दौरान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देने का कारण क्या होता है। दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा मानव शरीर में एटीपी कहाँ बनता है। मानव शरीर में एटीपी जो है वह कहाँ बनता है। लीवर में, माइट्रोकांडिया में, गाल ब्लेडर में या प्लाज्मा में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी माइट्रोकांडिया में बनता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है। कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है। तो कोणीय संवेग की जो एसआई इकाई है वो है किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अमोनिया गैस को पहचानने हेतु प्रयोग की जाने वाली परीक्षण विधि कौन सी है। अमोनिया गैस को पहचानने हेतु प्रयोग की जाने वाली परीक्षण विधि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी विधि से अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। कौन सी विधि से अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन से अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है। त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रेडियोधर्मी क्षय की दर को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है। रेडियोधर्मी क्षय की दर को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है। रैट, बेकरल, ग्रे या फर्मी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होता है वायुमंडल में किस परत को क्षति पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह वायुमंडल में किस परत को क्षति पहुंचाते हैं। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी समताप मंडल को क्षति पहुंचाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन के दोहरे प्रकृति के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। इलेक्ट्रॉन के दोहरे प्रकृति के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। न्यूटन, प्लैंक, ड्रावाइले या आइंस्टीन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोलर सेल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। कौन सी गैस जो है वह सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन। ओजोन इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती उसे कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं वो कहते हैं मायोसिस कहते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोसिस कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परमाणु में नाभिक के बाहर विद्युत आवेशित कण कौन है? परमाणु में नाभिक के बाहर विद्युत आवेशित कण कौन से? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? तो इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह की थी आपका चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज जो की थी वह रदरफोर्ड ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिजली के प्रवाह के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा होता है? बिजली के प्रवाह के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा होता है? लकड़ी, तांबा, कांच या प्लास्टिक? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। तांबा सबसे अच्छा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? क्लोरोफिल, लैक्टोज, ग्लूकोज या एमाइलेज? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यूरेनियम का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग जो किया जाता है वह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा यौगिक आमतौर पर नमक के रूप में जाना जाता है? कौन सा यौगिक आमतौर पर नमक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है NaCl। सोडियम क्लोराइड को आमतौर पर नमक के रूप में जाना हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है NaCl। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती। या कहता है ऊर्जा लगातार घटती है, या कहता है ऊर्जा केवल गर्मी बदलती है, या कहते हैं ऊर्जा का कोई नियम नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण नियम। जो कहता है वो कहता है ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। तो ये है टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, नीला थोथा किसे कहा जाता है? नीला थोथा जो है वह किसे कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, हाल ही जल्दी में आपको NTPC एग्जाम के दृष्टि से सीरीज चलाई जाएगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।